8 3 कविता के बहाने, कवि कुंवर नारायण और पद्यांश पहला। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता कविता के बहाने से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कुंवर नारायण हैं। प्रसंग। प्रसंग में अपन लिखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या बात हुई है। प्रस्तुत कवितांश में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ानों की तुलना की है। और भावार्थ। कवि कविता की असीम संभावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि कविता की कल्पना की उड़ान असीमित है। इसके लिए वह चिड़िया की उड़ान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि चिड़िया खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरती है, किंतु उसकी उड़ान की अपनी सीमाएं हैं। एक क्षेत्र और एक समय के बाद उसे जमीन पर उतरना ही होता है। दूसरी ओर कविता की उड़ान का दायरा अत्यंत विस्तृत या यूं कहो कि असीमित है। कवि अपनी कविता के माध्यम से भावों की उड़ान की अनंत यात्रा तय करता है। एक कवि अपनी कविता में कल्पना के पंख लगाकर कहाँ तक और कब तक उड़ सकता है, इसका अनुमान सीमित उड़ान वाली चिड़िया भला कैसे लगा सकती है। सिंपल कवि ये कहना चाह रहा है कि कविता की उड़ान असीमित है और उसने कंपेयर किससे किया है, चिड़िया से। एक पंक्ति से याद रखो आपकी, चिड़िया कितनी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। यानी कि चिड़िया को उड़ने का एक दायरा होता है और इसके बाद उसको ज़मीन पर आना ही पड़ता है। मगर कविता, कई ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने 2-2 हज़ार साल पहले, 700 साल पहले अपनी कविताएं लिखी। रामचरितमानस हुए, मेघदूत हुए, वो आज तक प्रचलित है और आज तक अपन उनको गाते हैं। यानी कि कविताएं की उड़ान असीमित है, उनका विस्तृत उड़ान है। और चिड़िया की उड़ान जो है वो एक दायरे में है। चिड़िया कितनी ही उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। पद्यांश दूसरा। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। संदर्भ जो रहता है उसमें अपन लिखते हैं कि कौन सी कविता थी और किस कवि ने लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता कविता के बहाने से अवतरित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। और प्रसंग में अपन इन पंक्तियों के बारे में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कुंवर नारायण ने कविता और बच्चों के माध्यम से संबंधों का उल्लेख किया है। बच्चों के मध्य संबंधों का उल्लेख किया है। और भावार्थ। कवि कहता है कि कविता को अपने भावों के प्रकटीकरण हेतु किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में अपना पराया सब कुछ बुलाकर रम जाते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सभी की बात कहती है। कवि कहना चाहता है कि जिस तरह बच्चे खेलते समय अंदर बाहर इस घर उस घर का भेद मिटाकर सब हर जगह अपने खेलने के लिए स्थान बना लेते हैं, उसी प्रकार कविता भी प्रत्येक कालखंडों के भावों के प्रकटीकरण में सक्षम होती है। कवि के अनुसार कविता को किसी बंधन अथवा सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिस प्रकार बच्चों के उन्मुक्त स्वभाव एवं स्वतंत्र विचारों को बंधन युक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार कविता भी बच्चों ही की भांति बिना भेदभाव के सभी को समान मानते हुए आंतरिक बाहरी अपनों परायों सभी के मनोभावों को स्वर देती है। वास्तव में कविता होने का अर्थ बच्चों के स्वभाव और उनकी मासूम गतिविधियों को देखकर सरलता से समझा जा सकता है। कवि यहाँ बच्चों के खेल और कविता बनने के माध्यम और उसको बताना चाहता है। कवि
कहना चाहता है कि जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में सब भूल जाते हैं, सारा भेदभाव मिटा देते हैं, यह घर वो घर, तमाम चीज़ें भुला देते हैं, इस प्रकार कविता भी बिना किसी भेदभाव के सबको आनंदित करती है। अब काव्य सौंदर्य। पहला, कविता की बच्चों से मनोहरी तुलना की गई है। सबसे पहले अपन को एक चीज़ पता चल ही रही है कि इसमें बच्चों और कविताओं के बारे में बात हुई है। तो कविता की बच्चों से मनोहारी तुलना की गई है। दूसरा, बच्चों के बहाने अनुप्रास अलंकार की छटा है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पे आया है। और भाषा जो है वो सहज, सरल, सरस तथा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। इसकी भाषा जो है वो सरल है। दो पद्यांश है। पाठ दो, बात सीधी थी पर। पद्यांश पहला। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता बात सीधी थी पर से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कुंवर नारायण जी हैं। और प्रसंग, इन पंक्तियों में क्या बात की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कथ्य की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों के चयन और भाषा के सहज होने की बात कही है। किसी को कुछ बात कहने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के बारे में इसमें बताया गया है। और वो शब्द इतने भी चमत्कृत या आकर्षक ना मनाया जाए कि वो बात ही खो जाए और लोग केवल शब्दों पर ऊपर ध्यान देने लग जाए। अपन व्याख्या भावार्थ पढ़ते। कवि कहता है कि मैं एक सीधी बात सरल शब्दों में कहना चाहता था, किंतु भाषाई कौशल के अनावश्यक प्रदर्शन की चाह में बात बुरी तरह बिगड़ गई। कवि क्या कह रहा है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। मतलब बात बहुत छोटी थी मगर उसको कहने के लिए इतना कौशल, इतना अलंकार में इतना कुछ ज्यादा किया कि जो मर्म था बात का वो ही खो गया। इस क्रम में मैं भाषा संबंधी विशेषताओं और उसके लालित्य को लाने में सफल रहा, किंतु बात का मूल मर्म ही कहीं खो गया। कवि क्या कह रहा है कि मैं सफल तो रहा हूं उसको और चमत्कृत बनाने में, भाषाई लालित्य बढ़ाने में, मगर बात का मूल क्या था, उसमें कहना क्या था, वो ही खो गया। सीधी सरल बात भाषा की क्लिष्टता में ही फंस गई। ऐसे में मैंने बात का मूल स्वभाव को सरलता से व्यक्त करने के प्रयास में भाषा के साथ नाना प्रकार के प्रयोग किए, किंतु सब बेकार हो गया। भाषा को पुनः बनाने के चक्कर में मैंने भाषा के साथ फिर से छेड़छाड़ की। कहीं शब्दों को बदला, कहीं वाक्य को काटा छाटा, कभी इधर घुमाया तो कभी उधर घुमाया, किंतु परिणाम वही ढाक के तीन पात। बात को सरल ढंग से लिखने के प्रयास में भाषा के साथ जो उठा पटक की गई उससे भाषा का क्लिष्ट तथा कठिन होती चली गई। कवि सिंपल यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एक छोटी सी बात थी, उसको बड़े ढंग से भाषाई लालित्य बढ़ाकर वगैरह वगैरह उसको कहने की कोशिश की। वो कहने में सफल रहा है परंतु बात का मूल घूम गया। जब अपन को कुछ छोटा सा कहना है उसके लिए अगर अपन बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करें, ये करें वो करें, तो उससे मूल बात जो रहती है वो गुम जाती है। कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। काव्य सौंदर्य क्या है। कवि ने चमत्कार पूर्ण शब्दावली के लालच में बात की सरलता गुम होने की बात कही है। इसका मूल, इस पद्यांश की मूल बात यह है। उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया जैसे शब्दों का सटीक प्रयोग हुआ है। तीसरा, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी द्रष्टव्य है। चौथा, मुहावरों का प्रयोग सहजता के साथ किया गया है। पद्यांश दूसरा। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई
और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब संदर्भ जो है वो पूर्वरत है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पेंच के उदाहरण से भाषा को सुधारने के प्रयास में बात बिगड़ने की बात कही है। भावार्थ क्या है? उपरोक्त पद्यांश में कवि कहता है कि एक बार जब बात भाषा के चक्रव्यूह में फंस गई तो उसे सुधारने के प्रयास में हड़बड़ाहट में अनेक उल्टे सीधे प्रयोग किए गए, जिससे बात रूपी चूड़ी खराब हो गई और अब वह भाषा रूपी खांचे में बिना कसावट के कील की तरह स्वतंत्र घूमने लगी। अभिप्राय यह है कि भाषा को जटिलता से उबारने के प्रयास जैसे जैसे किए गए, बात और उलझती चली गई और अंत में भाव, भाषा और बात सब कुछ कठिन और दुरूह हो गए। इसको सिंपली समझे, अगर मेरे को किसी से चाय मांगनी है, चाय पीनी है, मैं उसको अगर ऐसा कहूँ कि तुम मुझको दुग्ध शर्करा युक्त उष्ण पेय दे, तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा और चाय देने की जगह भाषा के लालित्य में खो जाएगा कि इसने क्या मांगा है, क्या बोला था आपने। तो बात कितनी सीधी थी कि मुझे चाय चाहिए, मगर उसको मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, दुग्ध शर्करा युक्त उष्ण पेय, तो वो भाषा के लालित्य में खो जाएगी। जैसे वो ट्रेन को ट्रेन ना कहकर लोहपद गामिनी, कब आ रही है, कब जा रही है। सिंपल क्या था, ट्रेन कब आई, ट्रेन कब गई। मगर अपन ने भाषा के लालित्य को इतना ज्यादा महत्व दिया कि बात घूम गई और अपन उसमें खो गए। इसका मेन भावार्थ जो है वो ये है। अब इसका काव्य सौंदर्य क्या है? भाषा के साथ हड़बड़ी में छेड़छाड़ के परिणाम अक्सर बुरे निकलते हैं। लक्षण और दूसरा क्या है, लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। और तीसरा जो है, भाषा सरल सहज सरस तथा बोलचाल वाली है। थैंक यू।